जब दुनिया के बड़े आर्थिक केंद्रों में अनिश्चितता का माहौल है, जब युद्ध, महंगाई, सप्लाई चेन और वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, उसी समय भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐसा समझौता सामने आया है जिसे सिर्फ एक व्यापारिक डील कहना उसकी अहमियत को कम आंकना होगा। यह समझौता भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ता है, एक ऐसा अध्याय जो आने वाले दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की भूमिका को परिभाषित कर सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों की बातचीत, असहमति, ठहराव और फिर बदली हुई वैश्विक परिस्थितियां हैं। यूरोपीय संघ, जो 27 देशों का समूह है, दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉकों में से एक है। दूसरी ओर भारत, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और जो तेजी से एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा आर्थिक रिश्ता बनना समय की मांग भी थी और रणनीतिक मजबूरी भी। अगर हम इतिहास में झांकें तो भारत और यूरोप के संबंध औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। आजादी के बाद भारत ने एक आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति अपनाई। यूरोपीय देश उस समय भारत के लिए तकनीक, शिक्षा और व्यापार के महत्वपूर्ण साझेदार बने। लेकिन लंबे समय तक दोनों के बीच कोई बड़ा मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया। कारण साफ थे, कृषि, उद्योग, पेटेंट कानून, पर्यावरण और श्रम मानकों को लेकर मतभेद। करीब 1.5 दशक तक बातचीत चलती रही। कई बार ऐसा लगा कि यह समझौता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, वैसे वैसे भारत की सोच भी बदली। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो वैश्विक फैसलों में अपनी शर्तों पर बात करता है। यही बदलाव इस समझौते की नींव बना। इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू है व्यापार शुल्क, यानी टैरिफ में भारी कटौती। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले कुल व्यापार का लगभग 96% हिस्सा ऐसे उत्पादों का है जिन पर या तो शुल्क पूरी तरह खत्म किया जाएगा या उसे बहुत कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत से यूरोप जाने वाले उत्पाद वहां पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और यूरोप से भारत आने वाला सामान आम लोगों के लिए सस्ता हो सकता है। भारत के लिए यह समझौता सिर्फ निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह भारत के उद्योगों को वैश्विक मानकों के अनुसार खुद को मजबूत करने का मौका देता है। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाएं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत पहले से मजबूत है। यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने से इन सेक्टर्स को नई ऊर्जा मिल सकती है। यूरोप के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। भारत की युवा आबादी, बढ़ती आय और तेजी से बदलती जीवन शैली यूरोपीय कंपनियों के लिए बेहद आकर्षक है। इसी वजह से इस समझौते में ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम उत्पादों पर शुल्क घटाने की बात की गई है। धीरे धीरे यूरोपीय कारों और तकनीकी उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। लेकिन यह समझौता पूरी तरह खुला नहीं है। भारत ने अपनी संवेदनशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को काफी हद तक इस डील से बाहर रखा है। इसका उद्देश्य साफ है, भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक व्यापार को अपनाते हुए भी अपने घरेलू हितों से समझौता नहीं करना चाहता। इस समझौते का एक और अहम पहलू है निवेश और तकनीकी सहयोग। यूरोपीय संघ की कई बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। इससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और नई तकनीक का प्रवेश हो सकता है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह साझेदारी भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, भारत और यूरोपीय संघ का यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता। इसमें पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास जैसे मुद्दों पर भी सहयोग की बात की गई है। यूरोपीय संघ ने भारत की हरित ऊर्जा यात्रा में आर्थिक और तकनीकी सहयोग देने के संकेत दिए हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह समझौता भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करता है।
एक तरफ भारत अमेरिका और इंडो पैसिफिक देशों के साथ रणनीतिक संबंध बना रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के साथ यह गहरा आर्थिक रिश्ता भारत को एक संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश है। इस समझौते की टाइमिंग भी बहुत अहम है। जब कई देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं, तब भारत और यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार की दिशा में कदम बढ़ाना एक साहसिक फैसला माना जा रहा है। यह दिखाता है कि दोनों पक्ष वैश्वीकरण को अभी भी विकास और स्थिरता का रास्ता मानते हैं। हालांकि इस डील पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि सस्ते यूरोपीय उत्पाद भारतीय छोटे उद्योगों पर दबाव डाल सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि यह समझौता चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, ताकि किसी भी सेक्टर को अचानक झटका न लगे। हर बदलाव के साथ चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही नीति और निगरानी से उन्हें अवसर में बदला जा सकता है। आम लोगों के लिए इस समझौते का असर धीरे धीरे दिखेगा। आने वाले वर्षों में कुछ यूरोपीय उत्पाद सस्ते हो सकते हैं और भारतीय उत्पादों को यूरोप में नई पहचान मिल सकती है। इसका सीधा असर रोजगार, निवेश और जीवन स्तर पर पड़ेगा। यह समझौता वर्तमान का फैसला नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। 2030 तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह लक्ष्य हासिल होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। इतिहास गवाह है कि बड़े व्यापारिक फैसले हमेशा देशों की दिशा बदल देते हैं। यह इंडिया यूई ट्रेड डील भी वैसा ही एक मोड़ साबित हो सकता है। यह उस भारत की कहानी है जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं में नहीं सोचता, बल्कि वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका तय करता है। आज यह समझौता सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि यह भारत की महत्वाकांक्षा, उसकी कूटनीति और उसके भविष्य का प्रतीक है। आने वाले समय में जब दुनिया इस दौर को याद करेगी, तो शायद यही कहा जाएगा कि यहीं से भारत और यूरोप के रिश्तों ने एक नई दिशा पकड़ी थी, एक ऐसी दिशा जो विकास, सहयोग और साझा भविष्य की ओर जाती है।